Hello guys, welcome back to my channel. Today we are discuss about some previous year UGC NET economics question. Most important question today we are discuss. For downward movement along the isoquant MRTS of labor per unit of capital, MRTS labor and capital is given by. इसमें इसने पूछा है जब डाउनवर्ड स्लोप होता है आइसोक्वांट कर्व का। आइसोक्वांट हमारे होते हैं ये इस प्रकार के के एंड एल, कैपिटल और लेबर के बीच में कॉम्बिनेशन को शो करते हैं आइसोक्वांट कर्व। और MRTS होते हैं जब कैपिटल की मात्रा को घटाया जाता है और लेबर की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि टेक्निकल का सब्स्टिट्यूट जो है होता है। इसमें लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल, लेबर को पर यूनिट कैपिटल के ऊपर बढ़ाया जाता है तो हमारा कर्व बनता है इस तरह का। ये कर्व हमारा इस तरह बनता है आइसोक्वांट, ये मूल बिंदु की ओर अंतोदर होता है, यानी कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और इसमें इसने क्या पूछा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, कि कौन सा इसमें दिया गया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर पर यूनिट कैपिटल के ऊपर। ये दिया गया है -dk/dl के द्वारा। ये क्यों, इसका आंसर है क्योंकि जब कैपिटल की मात्रा को घटाई जाती है और लेबर की मात्रा को बढ़ाई जाती है, इससे कैपिटल की तो एफिशिएंसी बढ़ती है और लेबर की एफिशिएंसी घटती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी होती है अपनी इच्छा से किया गया खर्च, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट अपनी इच्छा से होता है वो होती है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। यह गवर्नमेंट हो सकती है या कोई अन्य इंस्टीट्यूट हो सकता है जो फ्री फ्रॉम जीडीपी चेंज का इससे कोई प्रभाव नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होती है और गवर्नमेंट या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट इसे पब्लिक गुड्स के लिए, वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइवेट तो इसे नहीं कहेंगे। इन्वेंट्री भी नहीं कहेंगे और पब्लिक भी नहीं कहेंगे। इसका आंसर होगा ऑटोनोमस, यानी कि अपनी इच्छा से किया गया इन्वेस्टमेंट आता है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है यह किसने दिया था? यह था गुनार मिडरोल के द्वारा, इनके द्वारा यह दिया गया था। और विशियस जो दुष्चक्र है गरीबी का, इसका क्या कारण है? जब देश में लो इनकम होती है तो लोगों की लो सेविंग होती है, और जब लो सेविंग होगी तो लो क्या होगी? प्रोडक्टिविटी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे, जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी कि गरीबी का जो दुष्चक्र है वो इस तरह से चलता रहेगा। लो इनकम, लो सेविंग, लो प्रोडक्टिविटी और लो इन्वेस्टमेंट, यही है सर्कल ऑफ पॉवर्टी विशियस। चार्जिंग ए डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड, जब डिफरेंट प्राइस डिफरेंट मार्केट में वसूला जाता है, ये कंडीशन होती है मोनोपोलिक कंपटीशन में। एकाधिकारी कंपटीशन मार्केट में ये कंडीशन पैदा होती है जब डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस जो है लेती है कंपनी अपने सेम प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विस के लिए। ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट में लेती है एक कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, ये आमतौर पर होता है मोनोपोली कंपटीशन में। सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन ऑल्टरनेटिव, जो सोलो हैं अर्थशास्त्री, इन्होंने अपना मॉडल किन के ऑल्टरनेट में डेवलप किया था? ये क्या था? हैरड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। हैरड डोमर मॉडल इन्होंने दिया था ग्रोथ का। ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने से आय बढ़ेगी और इसके साथ जो स्टॉक है कैपिटल का वो भी बढ़ेगा। इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है और हमारा एक रिवेन्यू डेफिसिट है, इन तीनों डेफिसिट में से एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में एवरी ईयर जो है पूछा जाता है। फिस्कल डेफिसिट होता है कुल जोड़ होता है जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट होता है और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है, इन दोनों का ही जोड़ होता है फिस्कल डेफिसिट के अंदर, ये दोनों आते हैं। इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर द सब्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट जब
कोई भी इंटरेस्ट पिछले साल लिया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का भुगतान करने के लिए, किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए, और वो इस साल से पे किया जाता है, उसे कहा जाता है ग्रोस प्राइमरी बजट। ग्रोस प्राइमरी बजट होता है जब पिछले साल का भुगतान ब्याज का इस साल से दिया जाता है, ये होता है ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राइमरी घाटा। प्राइमरी घाटा कहते हैं जब पिछले साल के ब्याज का भुगतान इस साल से दिया जाता है, उसे कहते हैं ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, सिर्फ ब्याज का भुगतान देना। Which of the following measure of the central tendency will be the most appropriate to use the data relate to the rate, proportion and ratio? इसमें कौन सा वो मीन वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट है जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी विल द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज इफ द डेटा रिलेट टू द प्रोपोर्शन एंड रेशो में निकाला जा सकता है? ये निकाला जाता है ज्योमेट्रिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में सेंट्रल टेंडेंसी है इसको निकाल सकते हैं प्रोपोर्शन में और रेशो में। अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है जब हम एक ऑल्टरनेट को चूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो खेत में किसी ने आपने चावल उगाए हैं, पर अब इस साल आपने चावल की जगह मक्का उगाया है, यानी कि जब आप शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्शन के लिए, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और अब आपने रिसेंटली किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इसमें अब आने वाले टाइम में घाटा है। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किन के द्वारा दिया गया है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये क्वेश्चन बचता है कि कौन सी कॉस्ट है, ये हमारी क्या है? कंपैरेटिव कॉस्ट। इसमें हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट में कि किस में हमें कॉस्ट कम पड़ेगी और एडवांटेज जो है ज़्यादा होगी। ये दिया था हैबलर ने। हैबलर के द्वारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिया गया है। द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूएनओ की मेंबर कंट्री हैं 169, इन पर ये लागू है सभी कंट्रीज में, और इसको डेवलप किया गया था ब्रुटलैंड में। ब्रुटलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में। 2030 तक इनका टारगेट रखा गया है। 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इनको प्राप्त करने के लिए जो मेंबर कंट्री हैं यूएनओ की, सब लगातार कार्य कर रही हैं। डूरिंग द प्लानिंग पीरियड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव ड्यूरिंग। जब हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुई है प्लानिंग कमीशन के दौरान, वो हुई है 8th प्लान में। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो लेबर थ्योरी है वो किन के द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, रैगनर नर्स्के, गर्नर मिडरोल, आर.एम. सोलो, फी रानी एंड रैगनर नर्स्के। इनमें से इसका आंसर होगा ए एंड बी। जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज प्रोपाउंडेड है, ये की गई है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा। द फीचर ऑफ द क्लासिकल सिस्टम। जो क्लासिकल सिस्टम है इसकी क्या फीचर है? इसकी फीचर है मॉनेटरी फैक्टर डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ द इकोनॉमी। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो क्लासिकल सिस्टम है इसमें कहते हैं कि खुद ही एडजस्टमेंट हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। और स्टेट कंट्रोल की इसमें किसी प्रकार की जो है आवश्यकता नहीं है, एब्सेंस मिलता है, क्योंकि खुद ही अपने आप हो जाता है एडजस्टमेंट। ये इसका आंसर होगा बी एंड डी। बी एंड डी, इसका आंसर होगा सी, बी एंड डी। जो क्लासिकल सिस्टम है ये कहती है थ्योरी कि मार्केट में खुद ही इकोनॉमी में अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें अब्सेंस मिलती है ऑप्टिमाइजेशन में। कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर अट्रैक्ट टू। ये थ्योरी दी गई थी A.C. पिगू एंड J.K. मेहता के द्वारा, बी एलन टी पिकॉक एंड जे वाइजमैन के द्वारा, केनाथ एरो एंड पाउल सैमुअल्सन के द्वारा, A.R. प्रेस्ट एंड M.D. लिटिल के द्वारा। ये थ्योरी दी गई थी
एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइसमैन के द्वारा। और इस थ्योरी में क्या कहा गया था, डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट, यानी कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, किसी भी कारण से गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर जब डिफेंस पर हैवी इंस्ट्रूमेंट परचेज करती है, जैसे हाल फिलहाल अभी जो है खरीदे हैं राफेल फ्रॉम फ्रांस से और कितना उस पर खर्च आया है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है। और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ाएगी। यही है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये किसने दिया था, एलन टी पिकॉक एंड जेके वाइसमैन। इसका आंसर होगा बी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है शो करते हैं हर एक कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यू को, कि हर एक की कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितनी डेवलप है उसे शो करते हैं हर एक कंट्री के HDI इंडेक्स। इसे UNO की जो मेंबर कंट्री है उन पर ये लागू होता है और उन सभी कंट्री में HDI वैल्यू जो है शो करती है उस कंट्री की कितनी बेहतरी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करती है। क्योंकि जिस देश की सबसे बड़ी वसीयत होती है वो होती है, विरासत होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा बेहतर HDI वैल्यू होगी उतनी ही हाई उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगी। तो इसको कौन शो करता है, किन के द्वारा शो किया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल GDP पर कैपिटा, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, अडल्ट लिटरेसी रेट। B में पूछा गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल GDP पर कैपिटा, कंबाइंड ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, अडल्ट लिटरेसी रेट। इसका आंसर ये भी नहीं है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी GDP पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट। जो HDI इंडेक्स है वो कैलकुलेट करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, GDP पर कैपिटा के ऊपर कि कितनी पर कैपिटा इनकम है। जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी वहाँ की कंट्री के लोगों की, और उतनी वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उतना वहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन कितनी मृत्यु दर है, बच्चा मृत्यु दर है जब बच्चा जन्म लेता है, जितनी ज़्यादा कम होगी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना बेहतर होगा। और लिटरेसी रेट, हर एक कंट्री की लिटरेसी रेट डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट पर। जितने ज़्यादा डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो होंगे जितनी बेहतर वहाँ की लिटरेसी रेट होगी। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या रेट है। तो जो HDI वैल्यू है वो कंस्ट्रक्ट होती है हमारी, इसका आंसर होगा C, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट। जितना बेहतर रेट लिटरेसी रेट होगा उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज। द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वाज प्रपोनेंटेड फर्स्ट बाय। जो अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल है इसको सबसे पहले किनके द्वारा डेवलप किया गया था, इसका आंसर है A, यानी कि एल्बर्ट ओ हिक्सरमैन एंड B H.S. सिंगर एंड राउल प्रिंसिप। इनके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है, यानी कि इसका आंसर होगा A एंड B, एल्बर्ट ओ हिचमैन एंड H.S. सिंगर एंड राउल प्रिंसिप। इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था मॉडल को, अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल। हैरल्ड डोमर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन इस एग्जाम पूछ जाते हैं। हैरल्ड डोमर मॉडल ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द देयर इक्वालिटी। ये किन के ऊपर बेस है, ये पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ पर डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज ग्रोथ रेट पर, इनकम पर, एंड एक्चुअल वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट पर, एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। जो हैरल्ड डोमर मॉडल है ये बेस है एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट पर। जो हैरल्ड डोमर हैं, हैरल्ड और डोमर 1939 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाए, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा देश का आर्थिक विकास होगा। इन्वेस्टमेंट जितना होगा लोगों की आय बढ़ेगी और इससे जो है जो कैपिटल है इसका स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव दोनों पर ही कहा था हैरल्ड डोमर मॉडल में। और इनका जो कहना था कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हायर कैपिटल स्टॉक, उतना कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि
पूर्ति पक्ष को दिखाता है, सप्लाई पक्ष को। और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, उतनी ही हायर ग्रोथ होगी और उतनी ही सेविंग बढ़ेगी। ये जो हैरडोमर है ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितना होगा, कैपिटल स्टॉक उतना बढ़ेगा और उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और उतनी सेविंग बढ़ेगी। तो ये बात करते हैं हैरडोमर जी एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है कि एक्चुअल में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है, और वारंटेड है ग्रोथ रेट होती है कि इससे आगे अगर इनडेफिनेटली हम बढ़ाएंगे तो रिसेशन हो जाने का, तो इकोनॉमी में रिसेशन हो जाएगा। और नेचुरल ग्रोथ रेट की क्या, नेचुरल रेट पर क्या ग्रोथ रेट है इकोनॉमी में, इन तीनों को ही लिया गया है बेस में हैरडोमर मॉडल में। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, फैक्टर यानी कि कारक साधन थ्योरी किन के द्वारा दी गई है, ये दी गई है मॉडर्न थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड, मॉडर्न थ्योरी, ये मॉडर्न थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, इसका आंसर ठीक है। एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, ये क्लासिकल नहीं है, ये मॉडर्न है। रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल भी नहीं है। एंड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इसका आंसर होगा ए एंड डी, यानी कि आंसर सी इसका ठीक होगा। जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है एक्शन होलिन के द्वारा इन्हें दिया गया था, और ये इंटरनेशनल ट्रेड करने में जब फैक्टर है लेबर और कैपिटल, इनको ध्यान में रखकर ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, यही बताया गया है।